नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विश्व इतिहास की बुक, विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ बुक जो डॉक्टर गणपत सिंह राजपूत सर जी की बुक थी। इसमें अब तक हमारे 9 चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रति धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजें, प्रबोधन काल, वाणिज्यवाद एवं औद्योगिक क्रांति, राष्ट्र राज्य का विचार, ब्रिटेन व फ्रांस का गठन, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट। आज का जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय। तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय आज का ये 10 नंबर चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आज को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न है कि यूरोप में मैटरनिक प्रणाली की पोषक शक्तियां थी। तो यूरोप में मैटरनिक प्रणाली की पोषक शक्तियां कौन सी थी? तो उसमें चर्च चर्च राजाशाही और जमींदार, एक दो और तीन, ये तीनों तीनों जो राइट आंसर है। तो एक दो और तीन, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मैटरनिक ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, जो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। उसका कहना था कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। इसने पुरातन व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैटरनिक प्रणाली अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्सवाद डिक्रीज के पीछे मैटरनिक का क्या उद्देश्य था? तो इसके पीछे मैटरनिक का क्या उद्देश्य था? जर्मन राज्यों को नियंत्रित करना नहीं, जर्मनी के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रित करना। तो ये जो इसका राइट आंसर है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 20 सितंबर 1819 को मैटरनिक ने काल्सवाद काल्सवाद डिक्रीज नामक दमनात्मक घोषणाएं की, जिनके जिसके अनुसार सभी राष्ट्रवादी संस्थाओं को बंद कर दिया गया। उदारवाद के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई। समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में कॉर्न लॉ 1846 के विलोपन ने सांकेतिक किया। तो इंग्लैंड में जो कॉर्न लॉ 1846 में आया था, उसके विलोपन ने क्या संकेतित किया? तो जमींदार वर्ग कमजोर हो रहा था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1815 से 46 ईस्वी के मध्य बने कानून कॉर्न लॉ कहलाए। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद अनाज व्यापार सस्ता हो गया। घरेलू किसानों को संरक्षण देने के उद्देश्य से इन अनाजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 5 मई 1846 ईस्वी को इंपोर्टेशन एक्ट के तहत कॉर्न लॉ हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय किसके विरुद्ध हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वह हुआ था निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 19वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्र से परेशान होकर निजी स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना ने जन्म लिया था, जिसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? सही कूट की सहायता चुने। तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? तो इसमें पहला फ्रांस की क्रांति का होना, तो यह कारण था। दूसरा प्रबोधन काल। तीसरा इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति और निरंकुश राजतंत्र का अत्याचार। तो ये जो चारों ही कारण है जो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे। तो 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो उदारवाद का जो जनक है वो जनक माना जाता है लोक को। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। उदारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले होब्स ने किया था, लेकिन जॉन लॉक ने इस शब्द की स्पष्ट व्याख्या की थी, इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातन उदारवादी नहीं है? तो निम्न में से कौन है जो पुरातन उदारवादी नहीं है? तो स्पेंसर, होब्स, बेंथम और लॉक, ये तीनों उदारवादी है, लेकिन स्पेंसर है जो पुरातन उदारवादी नहीं है। हस्तक्षेप की नीति लेसेज फेयर का समर्थन करने वाले पुरातन उदारवादी थे, जिनमें प्रमुख नाम निम्न है: हॉब्स, लॉक, मोल्थस, रिकोर्डो, स्मिथ। हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करने वाले आधुनिक उदारवादी कहलाए, जिनके प्रमुख नाम है, जिनमें स्पेंसर, टी एच ग्रीन, होब हाउस आदि थे। ये सकारात्मक उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म नामक जो पुस्तक है ये हॉलियोक के द्वारा लिखी गई थी। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी यूरोप में धर्मनिरपेक्षता के जनक माने जाने वाले हॉलियोक ने अपने विचार प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म तथा ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म में व्यक्त किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवाद को संक्रामक रोग किसने बताया था? तो उदारवाद को जो संक्रामक रोग बताया था, ये बताया था मेटरनिक के द्वारा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का था, पुरातन व्यवस्था बनाए रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो जुलाई क्रांति जो 26 से 28 जुलाई 1830 को हुई थी। 26 से 28 जुलाई 1830 को क्रांति यूरोप प्रारंभ में फ्रांस में फैली, बाद में पूरे यूरोप में फैली। इसे जुलाई क्रांति, फ्रांस की द्वितीय क्रांति या 3 दिन की क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदार व लोकतंत्रवादी शासक के हाथों में सत्ता अच्छे गणतंत्र के समान है। यह बात किसने कही थी? तो लाफायते ने कहा था कि उदार व लोकतंत्रवादी शासक के हाथों में सत्ता अच्छे गणतंत्र के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रों की बसंत ऋतु कहा जाता है। तो राष्ट्रों की बसंत ऋतु है जो 1848 के क्रांति को कहा जाता है। 1848 की क्रांति का आरंभ फ्रांस में हुआ था। यह 17 देशों में क्रांति हुई, यूएसए भी प्रभावित हुआ। इसे राष्ट्रों की बसंत ऋतु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के चार्टिस्ट आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था? तो ब्रिटेन का जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, उनमें संबंधित कौन नहीं था? तो लॉबिट, ओकोनर और आर्टवुड, ये तीनों इस आंदोलन से संबंधित है, लेकिन लार्नटीन जो इस आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। लॉबिट, आर्टवुड व ओकोनर ने 6 सूत्री मांग पत्र चार्ट रानी विक्टोरिया को दिया, जिनमें प्रमुख मांगे थी गुप्त मतदान की मांग की, सार्वभौमिक मतदान की मांग की और संसद होनी चाहिए। इन मांगों के समर्थक चार्टिस्ट कहलाए। यह आंदोलन 1838 से 1848 ईस्वी तक पूर्ण रूप से चला और 1857 ईस्वी में समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव साम्राज्यवाद को पुनीत कर्तव्य मानते थे। तो नव साम्राज्यवाद को पुनीत कर्तव्य कौन मानते, कहाँ माना जाता था? तो इटली में। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन साम्राज्यवाद का उदय होता है। तो नवीन साम्राज्यवाद का उदय 1870 ईस्वी के पश्चात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन साम्राज्य का उद्देश्य था। तो नवीन साम्राज्य का उद्देश्य क्या था? तो नवीन साम्राज्य का उद्देश्य था राजनीतिक अधिकार। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ था? तो नवीन साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था, वह हुआ था अफ्रीका के अंदर। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसे 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका के विभाजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए किस स्थान पर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अफ्रीका के विभाजन की रूपरेखा को तैयार करने के लिए जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, वह हुआ था बर्लिन के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक लिखी थी, यह लिखी थी हेनरी स्टैनले ने। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुड़ैलों का शिकार और उन्हें जलाने की गतिविधियां इसके उच्चतम स्तर पर कब पहुंच गई थी? तो यह 17वीं शताब्दी में। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मैं वाणिज्य और ईसाई धर्म के लिए एक खुला रास्ता बनाने के लिए अफ्रीका वापस जा रहा हूं? तो यह बात किसने कही थी कि मैं वाणिज्य और ईसाई धर्म के लिए एक खुला रास्ता बनाने के लिए अफ्रीका वापस जा रहा हूं? तो यह बात कही थी डेविड लिविंगस्टोन ने। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। डेविड लिविंगस्टोन स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड का चिकित्सा मिशनरी तथा अफ्रीका महाद्वीप की साहसी यात्रा करने वाला था। इसने विक्टोरिया झरने का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी उपनिवेशी मिशन का प्रमाणकन था? तो कौन जो फ्रांसीसी उपनिवेशी मिशन का प्रमाणकन था? तो सभ्यता मिशन। 1 नंबर ऑप्शन। फ्रांस ने अपने औपनिवेशिक नीति को तर्कसंगत सिद्ध करने हेतु इसे सभ्यता का प्रसार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में क्या देखा गया था? तो 19वीं शताब्दी में क्या देखा गया था? तो एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और यूरोप में लोकतंत्र व उदारवाद की वृद्धि। तो 1 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की प्रमुख यूरोपीय शक्तियां इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है? तो कौन सा एक जो उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि उपनिवेशवाद का अर्थ है कि आर्थिक शोषण के लिए दूसरे देश पर नियंत्रित स्थापित किया जा सकता है। तो ये तो सत्य है। दूसरा ऑप्शन है कि उपनिवेशवाद का अर्थ दूसरे देश पर उसके रहने वाले को शिक्षित करने के लिए आधिपत्य स्थापित करना।
तो ये बात है जो गलत है। तीसरा, भारत ब्रिटिश उपनिवेश था जिसके संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए किया गया था, ये सत्य है। और चौथा, डिजरेली उपनिवेशवाद का समर्थक था, तो यह भी सत्य है। तो इसमें जो असत्य पूछा यानी कि जो उपनिवेशवाद के संबंध में सत्य नहीं है, उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है, वो पूछा, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है होगा। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। डिजरेली उपनिवेशवाद का समर्थक था जिसने बर्लिन कांग्रेस 1878 के बाद कहा था कि मैं ससमान शांति लाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दे रखे हैं, तो इन वक्तव्यों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है अभिकथन ए। अभिकथन ए के अंदर कहा गया है कि उपनिवेशी प्रशासकों ने घुमंतुओं, चरावाहों, शिकारियों आदि के दमन या बेदखली के लिए उदारपंथी राजनीतिक सिद्धांत का आह्वान किया है, तो यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि उदारपंथी राजनीतिक सिद्धांत एक अपवर्जनात्मक आयाम था जिसने दुनिया भर में औपनिवेशिक बस्तियों के लिए वैधिक और बौद्धिक स्वीकार्यता मुहैया करवाई थी, तो यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए की सही व्याख्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य के इतिहास की अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो 19वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य के इतिहास की कुछ घटनाओं का के यहाँ दे रखे हैं, तो उन घटनाओं पर हमें बताना है कि इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, इन घटनाओं को कालक्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहली घटना है ब्रिटिश और रूसी मदद से यूनानी राज्य का उद्भव। इसके पश्चात है अल्जीरिया पर फ्रांसीसी राजशाही का कब्जा और तीसरे नंबर पर है सर्बों के स्वायत्त का उद्भव। तो इसमें सबसे पहले आएगा जो 3 नंबर आएगा सर्बों के स्वायत्त का उद्भव, फिर ब्रिटिश और रूसी मदद से यूनानी राज्य और तीसरे नंबर पर आएगा जो आएगा अल्जीरिया पर फ्रांसीसी राजशाही का कब्जा। तो 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवाद का मुख्य सिद्धांत था, तो उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो मुख्य सिद्धांत था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दे रखे हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अभिकथन ए में कहा गया कि 19वीं शताब्दी के उदारवाद चिंतकों ने बड़ी बड़ी सामंती भू संपदाओं लैटिव फंडिया की आलोचना की थी, तो ये बात है जो बिल्कुल सही है। कारण आर में कहा गया है कि जमीन पर एकाधिकार जमीन के बाजारीकरण के विकास को बाधित करता था, कार्य क्षमता को अवरुद्ध करता था और परवस्ता व चापलूसी का स्थायीकरण कर राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था, तो यह कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ ऑस्ट्रियाई समाज से संबंधित साम्राज्य से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला जो कथन है वो है कि 1848 की राष्ट्रीय उदारवादी क्रांति की विफलता का कारण कैसर फ्रांज जोसेफ के निरंकुश शासन के रूप में सामने आया, तो यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरे नंबर पर है कि 1859 में इटली और 1866 में परसा में हार के कारण राष्ट्रीय उदारवादियों का दबदबा बढ़ा और ऑस्ट्रिया का दो हिस्सों ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और हंगरी के रूप में विभाजन हो गया, तो यह बात भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि 1980 के दशक में विघ्नकारी अल्पसंख्यकों ने संसद को लाचार कर दिया जिसने सम्राट को अपने संविधान का उल्लंघन करने और डिक्री द्वारा शासन करने के लिए प्रेरित किया, तो यह बात है जो गलत है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही 1 और 2 सही है और 3 है जो गलत है। तो 1 और 2 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो साम्राज्यवाद के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। तो सबसे पहला है कि इंपीरियलिज्म ए स्टडी में जे हॉब्सन कहते हैं कि साम्राज्यवाद की जड़ें हैं जो अनिवार्य रूप से आर्थिक है, जो औद्योगिक विकास के लाभ के असमान वितरण का नतीजा है,
तो ये बात तो गलत है। दूसरा, एक उदारवादी के रूप में हॉब्सन का मानना था कि अधिशेष पूंजी और साम्राज्यवाद को पूंजीवादी प्रणाली गिराकर ही समाप्त किया जा सकता है। तो ये बात है जो सत्य है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। 3 नंबर ऑप्शन है कि जे.ए. हॉब्सन ने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में जन्म ले रहे नव साम्राज्यवाद की आलोचना की, यह भी गलत है। और तीसरा चौथा, इसके लिए यूरोप के मार्क्सवादी चिंतकों ने इससे भी ज्यादा मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की, जो साम्राज्यवाद के आधार के संबंध में हॉब्सन की परिभाषा से सहमत थे, लेकिन इस बिंदु पर असहमत थे कि इस औपनिवेशिक व्यवस्था का खात्मा कैसे होगा, तो यह भी गलत है। तो इसमें पूछा है कि सही वक्तव्य कौन सा है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1884 ईस्वी के बर्लिन सम्मेलन को जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने किस लिए बुलाया था। तो जो बर्लिन सम्मेलन हुआ था 1884 के अंदर, ये जर्मन के चांसलर थे बिस्मार्क ने बुलाया था। तो ये क्यों क्यों बुलाया था, तो ये अफ्रीका के संघर्ष को औपचारिक करने के लिए। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा 1880 के बाद अफ्रीका का तीव्र उपनिवेशीकरण मुख्यतः किस कारण से प्रेरित हुआ। तो यूरोपीय शक्तियों द्वारा 1880 के बाद जो अफ्रीका का तीव्र उपनिवेशीकरण हुआ था, वह मुख्यतः उसका क्या कारण था, तो मुख्यतः कारण था नए बाजार, कच्चे माल और राजनीतिक लाभ की इच्छा। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्लिन कांग्रेस 1878 का एक परिणाम था। तो 1878 बर्लिन कांग्रेस का एक परिणाम था। ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ा, तो ब्रिटेन का तो इसमें प्रभाव नहीं बढ़ा। रूसी क्रांति, 3 साम्राज्यों के संघ का विघटन, तो 3 सम्राटों के संघ का विघटन, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीस के राष्ट्रवाद से कौन भयभीत था। तो ग्रीस के राष्ट्रवाद से जो टर्की भयभीत था, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साम्राज्यवाद के प्रथम चरण, जिसे पुरातन साम्राज्यवाद भी कहा जाता है, कि नहीं है। तो पुरातन साम्राज्यवाद, जो साम्राज्यवाद का प्रथम चरण था जिसे पुरातन साम्राज्यवाद कहते हैं, उसकी विशेषता नहीं है जो बतानी है। पहली, ईश्वर, सोना और गौरव प्राथमिक प्रेरक थे, तो यह तो सही है। इनकी विजयों में जहाज, कपास एवं बंदूकों की सहायता मूल थी, तो यह भी सही है। तीसरे नंबर पर है कि अंग्रेज मार्गदर्शक के रूप में अग्रगामी थे, तो यह बात है जो गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो असत्य है, जो इसका राइट आंसर होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ ही 35 प्रश्नों की आज की जो क्लास है, आज की क्लास ये यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके पश्चात कल की क्लास में हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद उसे अगली क्लास में जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। तो आप कल इटली का एकीकरण की क्लास देखना ना भूलें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।